हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि हमारे कुछ स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है और वहां पे एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिबेट है उसे स्टार्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इससे लेकर क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, साथ ही साथ इसकी क्या हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और प्लस क्या इसके चैलेंजेस हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो क्या हम उसमें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा तेजस कोर्स के बारे में, जहां हमारा बिलीफ है हार्ड वर्क बीट्स डेस्टिनी। ये प्रीलिम्स 2022 के लिए एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको 250 प्लस आवर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन सॉल्व करने के एलिमिनेशन मेथड के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही साथ इस कोर्स में 500 डेज का सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, इसके लिए हम लोग इसमें रेगुलर टॉपिक बेस्ड टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। प्रीलिम्स की स्टडी मटेरियल तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक डेडिकेटेड मेंटोरशिप भी मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं देन इसमें आपको फ्री सीसेट लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं video.onlyius.in पे और कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे, और यू कैन मेल अस एट info@onlyius.com। हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी देखेंगे और एक लाइन भी देखेंगे जो आप यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में। बट स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के टाइप का कोई एक लॉ इंप्लीमेंट है? कौन सा ऐसा स्टेट है? अगर आपको मालूम है तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको नहीं मालूम है तो जस्ट वॉच दिस वीडियो, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉमन सेट ऑफ लॉ है जो गवर्न करता है मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और सक्सेशन जैसे पर्सनल मैटर्स को। जो भी सिटीजन्स के पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए मैटर्स हैं, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, अडॉप्शन हो, इनहेरिटेंस हो या सक्सेशन हो, इन सभी मैटर्स पे एक कॉमन सेट ऑफ लॉज अगर बनता है तो उसे हम जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। यूनिफॉर्म कहने का दो मतलब है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री irrespective of their language, irrespective of their religion, caste, ethnicity or anything। तो ये हर कास्ट, हर पर्सन पे लागू होगा और पूरे इंडिया में लागू होगा। अब हम बात करते हैं क्या इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर कोई बात कही गई है? जी हां, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन है यू जो हमें बताती है कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। इस डीपीएसपी में आपको बहुत सारे प्रोविजंस मिलेंगे, जैसे इक्वल वेज के, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। गांधीयन जो फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हुए हैं, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, के एनिमल स्लॉटर को रोकना, ये सारे प्रोविजंस भी इन डीपीएसपी में मेंशन्ड है। तो इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44। ये आर्टिकल बोलता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
मीन्स गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि पूरे इंडिया में सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। नाउ एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है स्टेट। तो इस स्टेट की क्या मीनिंग है, ये स्टेट का क्या मतलब है? बेसिकली ये स्टेट डिनोट करता है गवर्नमेंट ऑथोरिटी को। ये ऐसा नहीं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट को एलोन डिनोट कर रहा है, ये गवर्नमेंट ऑथोरिटी को डिनोट करता है। जो चैप्टर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, चैप्टर 3 में आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है व्हाट इज स्टेट, और उस डेफिनेशंस में आपकी यूनियन गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या म्युनिसिपैलिटीज भी आएंगी। इसके अलावा वो पीएसयू जो पब्लिक वर्क करते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो क्या मुझे आप कुछ वैसे इंस्टीट्यूशंस का नाम बता सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बीसीसीआई, क्या बीसीसीआई भी एक स्टेट है या नहीं? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 44 के अलावा एक और चीज जो जानने वाली है वो ये है कि जो पर्सनल लॉज हैं, जो पर्सनल मैटर्स पे जो लॉज हैं वो कंकरेंट लिस्ट में है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में 3 डिफरेंट लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो बेसिकली यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और ऐसा बोला जाता है जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेशन चाहिए, वहां पे हम यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखते हैं। जो स्टेट लिस्ट है, जो स्टेट के मैटर्स हैं, बेसिकली इन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और इन लॉज में यूनिफॉर्मिटी की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं। देन थर्ड लिस्ट कंकरेंट लिस्ट, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। बट अगर यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया है तो उस केस में यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। हालांकि एक कंडीशन और है, सपोज स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और उसे प्रेसिडेंट से एसेट मिल गया, प्रेसिडेंट ने उसे एसेट दे दिया, देन इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट का लॉ भी प्रिवेल करेगा। ओके, सो बेसिकली अब देखते हैं पर्सनल लॉ जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो वो इन पर्सनल मैटर्स पे एक लॉ बना सकती है। नाउ इस यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दे से रिलेटेड दो और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है जिसे हमें समझना चाहिए। एक है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। आर्टिकल 14 हर सिटीजन को इक्वलिटी का राइट प्रोवाइड करता है, हर सिटीजन इक्वल है, एंड दिस इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो नाउ अगर हम जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उनकी बात करें तो जनरली पर्सनल लॉज में विमेन आर एट डिसएडवांटेज। जो हमारी सोसाइटी रही है वो स्टार्टिंग से पैट्रियार्कल नेचर की रही है, इसके कारण विमेन काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुई हैं। जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो कई बार विमेन को डिसफेवर करते हैं, और इसके कारण विमेन का जो इक्वलिटी का राइट है जो आर्टिकल 14 से प्रोवाइड किया गया है वो भी वायलेट होता है। सो अगेन आर्टिकल 14 को भी आपको याद रखना चाहिए जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड देख रहे हैं। देन आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर रिलीजन को ये अधिकार है, दे कैन, हर पर्सन को ये अधिकार है, दे कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, दे कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, दे कैन फॉलो इट्स कस्टम्स। अब जो रिलीजन है वो कई बार हमारे सोसाइटी में मैरिज, सक्सेशन और इन सभी चीजों को रेगुलेट करता है। इन सभी चीजों से रिलेटेड बहुत सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं रिलीजन में। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाते हैं तो कई बार आर्टिकल 25 भी उसके अगेंस्ट में आता है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पर्सनल मैटर्स को लेकर है, बट क्या कोई और भी
एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ है, जहां हमने यूनिफॉर्म लॉज बनाया है। बिल्कुल, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जो एविडेंस एक्ट है, जितने भी क्राइम से रिलेटेड लॉज हैं, उसमें हमारे पास थ्रू आउट द कंट्री एक लॉ बनाया गया है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत सारे लॉज, क्रिमिनल लॉज ऐसे भी हैं जिनमें थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, ये मोटर व्हीकल एक्ट जब लागू किया गया और जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो इसमें काफी हेवी फाइन प्रोवाइड किया गया था, हेवी फाइन का प्रोविजन था। बट कई स्टेट्स ने इसे लागू करने से मना कर दिया। सिमिलरली आईपीसी और सीआरपीसी में कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट की है। तो स्टेट टू स्टेट इनके जो प्रोविजंस हैं उनमें भी वेरिएशंस हैं। देन अगेन जो एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो हमें यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस की बात करें तो हमारे पास इवन क्रिमिनल लॉज के लिए थ्रू आउट द कंट्री बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट में थोड़ा और डीपर जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है। क्या हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का पहले भी कभी प्रयास किया है? सबसे पहला प्रयास इसमें किया गया था 1835 में, बट ये पर्सनल लॉज को लेकर नहीं था। 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज पे फोकस किया कि कुछ जो लॉज हैं और बेसिकली वो क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी चीजों से रिलेटेड लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाने की मांग कर रहे थे। और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन के थ्रू यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश भी की। बट उस टाइम में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था उस टाइम में इंडिया में, और उन्होंने भी पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करने की नहीं कोशिश की। उनका रीजन बिल्कुल डिफरेंट था। दे न्यू दैट दे वेर लाइक अ फॉरेनर इन द कंट्री, और अगर वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करेंगे तो पीपल वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम, पीपल विल नॉट सपोर्ट देम। तो अगेन ये उनके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रही थी उस टाइम में उसे ऑल फ्यूल दे सकता था। So they didn't go for any interference in personal matters. Later on 1941 में एक BN राव कमेटी बनी। क्यों बनी थी ये कमेटी? बेसिकली उस टाइम में जो पर्सनल इश्यूज हैं, जो पर्सनल मैटर्स है, उनको लेकर बहुत सारे लिटिगेशंस आने स्टार्ट हो गए थे कोर्ट में। कोर्ट में जो केसेस थे इन पर्सनल मैटर्स को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए थे, और इसके कारण गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है। तो BN राव कमेटी बनी और इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1950s में 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉर्म किया गया था, जिसमें सक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजंस थे। अब इसके बाद कुछ और प्रयास किए गए जजमेंट के द्वारा, जुडिशियरी के द्वारा। सबसे पहले शाहबानो केस 1980s में, अगेन यहां से एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा स्टार्ट होती है। इस बार क्या हुआ था? शाहबानो केस था वो मेंटेनेंस के लिए था। अब डिवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए केस था, और ये केस जितना ही कॉम्प्लेक्स होता गया वैसे ही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मेंटेनेंस तो दिलाया ही दिलाया, साथ ही ये भी बोला कि अब जरूरत आ गई है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचना चाहिए। और यहां से हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बातें थी वो वापस से स्टार्ट हुई। देन अगेन सरला मुद्गल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि इट्स टाइम नाउ यू कैन रिव्यू द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगेन यहां से भी इंपेटस मिलता है। देन शायरा बानो केस, शायरा बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉज से रिलेटेड, पर्सनल जो मैटर्स है उनसे रिलेटेड जजमेंट दिया था, जिसमें ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया गया। और फिर यहां से पूरे कंट्री में इस बात पे चर्चा होने लगी कि नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड।
स्पेशली लास्ट 1 डेकेड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी चर्चा हुई है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, शफीन जहान वर्सेस अशोक केम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू मैरी अ पर्सन इज वंस चॉइस एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अपने चॉइस के पर्सन से मैरी करना आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 21 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द सैक्रोसैंक्ट फंडामेंटल राइट्स है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इस आर्टिकल में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, राइट टू मैरिज एक उनका पर्सनल चॉइस है, एक फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 21 के पास आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो अब एक बार फिर से इस पर्टिकुलर जजमेंट से क्या हमें मिलता है, जो मैरिज से रिलेटेड जो डिफरेंट लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, उनको हमें फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्सनल लॉज हैं वो कई बार इंटर कास्ट इंटरफेथ मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसके कारण वो इस जो आर्टिकल 21 है उसको वायलेट करेंगे। तो अगेन इस जजमेंट से भी हमें पर्सनल लॉज के अगेंस्ट में एक इंपेटस मिलता है। अब हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉज तो हमने देख लिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देखा। अब हमें इस बात को देखना है कि ठीक है, मान लेते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट, अगर बात करें सबसे पहले बेनिफिट की, तो जेंडर पैरिटी प्रमोट होगी। जो पर्सनल लॉज हैं उनमें सबसे डिसएडवांटेज स्टेज पे अगर कोई है तो वो है विमेन। तो विमेन को एक प्रमोशन मिलेगा, जेंडर पैरिटी जो है वो रीस्टोर होगी सोसाइटी में। तो इसके लिए एक बेनिफिट हमें मिल रहा है। सेकेंड थिंग, इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन्स। सभी सिटीजन को एक इक्वलिटी मिलेगी थ्रू आउट द कंट्री। अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो हर किसी को सेम राइट्स, सेम फंडामेंटल राइट की तरह या सेम राइट की तरह उन्हें एक प्रोविजन मिलेगा। तो अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड इज फॉर इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, जो आर्टिकल 14 है उसे सिग्निफाई कर रहा है ये। देन अगेन नेशनल इंटीग्रिटी। कई बार बोला जाता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो जब एक सेम लॉ होगा, वन नेशन वन लॉ, तो ये इंटीग्रिटी को भी प्रमोट करेगा। वन नेशन वन लॉ विल ऑल्सो प्रमोट इंटीग्रिटी। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। जो हमारी बहुत सारी लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इट इज नॉट इजी फॉर अ कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड इट, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये उम्मीद की जा रही है इट विल बिकम मच सिंपलर, और इससे भी कई लोगों को अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में मालूम चलेगा। थर्ड थिंग, फिफ्थ थिंग, अपहोल्डिंग द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। जो हमारा कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है के, तो इस आइडिया को भी प्रमोट करने में यूनिफॉर्म सिविल कोड हेल्प कर सकता है। व्हाई? बिकॉज तब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे यहां रिलीजन डिक्टेट नहीं करता कि कॉमन पीपल का लॉ क्या होगा। इट इज डन बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय रिलीजन। सो अगेन दिस कैन अपहोल्ड द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट थिंग, अभी हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। A large part of our population is young population, youth are there, और youth की जो aspirations हैं वो different है। They need reform, they need rationality in the laws. So उनकी aspirations को meet करने में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो ये तो हमने बेनिफिट्स देखा। अब हमें ये देखना भी जरूरी है कि इसको लेकर चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, एंड जब भी ये चर्चे में आता है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मिक्स होते हैं, और ये इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इतना आसान नहीं है। देन आर्टिकल 25, अभी हमने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखा था। आर्टिकल 25 प्रोवाइड करता है
नॉन इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन रिलीजियस मैटर, और जो हमारे रिलीजन्स हैं उनमें मैरिज, सक्सेशन, कई बार इन सभी चीजों को रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट मानकर देखा जाता है। तो अगेन अगर इन्फॉर्म सिविल कोड आता है तो फिर ये इंटरफेरेंस की तरह देखा जा सकता है। तो एक ये भी चैलेंज है। नेक्स्ट चैलेंज, जो बहुत सारे रिलीजन्स है उनमें मैरिज का डिफरेंट कस्टम्स है। मैरिज को लेकर डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है जो फॉलो होती आ रही हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड उन सभी ट्रेडिशंस को जगह दे पाएगा? बिकॉज marriage, family, it is not just on legal terms. It has been there in the Indian society since a very long time. तो ये हमारे सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या हम लॉज में इन चीजों को जगह दे पाएंगे? अगेन दिस इज वन चैलेंज। देन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री है उसकी डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। जो कस्टम्स नॉर्थ में है उनके जस्ट अपोजिट में हमें कस्टम साउथ में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव्स में, एक जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, इन रिलेटिव्स देर इज और सिंपली मैरिज रिलेटिव्स में नहीं होता है हिंदूज में इन नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बट सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये परमिसिबल है। सो अगेन डाइवर्सिटी। देन वी हैव ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल्स की अपनी कस्टम्स हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी तो ट्राइबल के कस्टम को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। वी ऑल्सो हैव प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग द लोकल कस्टम ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड अदर ट्राइबल एरियाज। तो उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस को भी प्रोटेक्ट करने का हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी चैलेंजेस भी आ सकती हैं। और देन एक जो लाइन है जो आप कई दिनों से यूज हो रहा है, इवन ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस बात पर डिबेट हो रही थी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें लागू करना चाहिए, तो उस समय भी यही बात थी कि जो अभी का सिचुएशन है वो इसके लिए सुटेबल नहीं है। द सेम थिंग गोज इवन नाउ। इवन नाउ देयर आर वेरियस फॉल्ट लाइंस इन आवर सोसाइटी। अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फ्रैटर्निटी उस तरीके से इंस्टिल नहीं हो पाई है लोगों में। तो अगेन प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट येट राइप। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इन इट्स टोटल फॉर्मेट, हम अभी तो शायद इसे लागू ना कर पाए, बट इससे मिलता जुलता हमारे पास एक एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। बेसिकली ये सभी इंडियंस पे एप्लीकेबल है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, और ये इवन जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और ये जो लॉ है स्पेशल मैरिज एक्ट, ये वैलिडेट करता है और रजिस्टर करता है इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिजेज को। तो अगेन मे बी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अभी नहीं बढ़ सकते हैं, बट जो हमारे यूथ है उन्हें हम स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर जागरूक कर सकते हैं, उन्हें हम इसके बारे में बता सकते हैं और इसका अडॉप्शन बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली एक टाइम आएगा जब शायद हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की जरूरत भी ना पड़े और लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट को ही रिफॉर्म करके इसे अडॉप्ट कर लिया हो। ओके, तो ये एक सॉल्यूशन आप मेंशन कर सकते हैं चैलेंजेस के बाद, अगर वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है तो उसमें। इसके अलावा हम वे फॉरवर्ड में और क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो हम लिख सकते हैं वो है पीस मिल अप्रोच। मींस हम एक बार में यूनिफॉर्म सिविल कोड भले ना ले आए, बट हम पर्सनल लॉज में धीरे धीरे करके रिफॉर्म जरूर ला सकते हैं। वन बाय वन हम पर्सनल लॉज में रिफॉर्म कर सकते हैं। एंड इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज। आज भी हमारे बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं जो कोडिफाइड नहीं है, तो पहले तो हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। बिकॉज व्हेन वी हैव कोडिफाइड द पर्सनल लॉज, तभी तो उन पे डिबेट्स एंड डिस्कशन होगा और फिर वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड थिंग, एम्पावरिंग वुमेन। एक जो मेन मोटो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो ये है कि हमें वुमेन को जस्टिस प्रोवाइड करना है। इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय एम्पावरिंग देम, by giving them education, by giving them financial empowerment। तो अगेन अगर हम women को empowerment कर रहे हैं तो धीरे धीरे सोसाइटी में रिफॉर्म आएगा एंड ग्रेजुअली वी कैन मूव टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड।
फोर्थ थिंग, जो सिटीजन्स हैं उनमें हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है. They should be confident that if the state, if the government is making some law, it is for our benefit. तो अगेन अगर सिटीजन्स में ये बिलीफ आ जाता है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है, देन दे वुड ऑल्सो मूव टुवर्ड्स इट. दे विल ऑल्सो वेलकम द यूनिफॉर्म सिविल कोड. एंड इसमें एक मेजर रोल सिविल सोसाइटी भी प्ले कर सकती है. सिविल सोसाइटी कैन डिस्कस विद द पीपल अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. Then, next thing, involvement of all the stakeholders in law-making process. Uniform Civil Code पूरे इंडिया के लिए अगर हमें बनाना है तो हर स्टेक होल्डर को लॉ मेकिंग पार्टिसिपेशन, लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराना होगा. Means those people who are concerned of different religion, of different region, of different ethnicity. तो उन सभी को हमें इस लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाना पड़ेगा. देयर शुड बी अ राउंड ऑफ डिस्कशन और उनसे हमें मालूम चलेगा लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का नेचर होना चाहिए. अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हार्मनी इन प्लूरैलिटी. तो अगर अभी आपको लिखना है कि वी कैन नॉट गो फॉर इवन द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यू कैन यूज दैट. मे बी हम डिफरेंट पर्सनल लॉज को भी रखेंगे या डिफरेंट लॉज को भी रखेंगे. हम प्लूरैलिटी में भी हार्मनी ढूंढ सकते हैं. वी कैन एस्टैब्लिश हार्मनी इन प्लूरैलिटी ऑल्सो, बिकॉज हर ग्रुप ऑफ सिटीजन्स का अपना भी लॉ होगा और अगर वो उससे सेटिस्फाइड है देन ऑल्सो दे कैन लिव इन हार्मनी. Then there is another thing, legal pluralism. कई बार हम वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमने डाइवर्सिटी को भी तो एक्सेप्ट किया है. हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी तो देखते हैं. तो व्हाई वी कैन नॉट गो फॉर लीगल प्लूरलिज्म? सो ये एक अनदर आइडिया है, एक अनदर कीवर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं आंसर में. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, a just code is far more important than a uniform code. एक just code ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म कोड से. सो इस लाइन का यूज आप अपने आंसर में कर सकते हैं. और मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वो स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप लागू है? वो स्टेट है गोवा. दैट स्टेट इज गोवा. So Goa is one state of India where we have some sort of uniform civil code. तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ. थैंक यू वेरी मच.